गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। वेलकम टू द सेशन। एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे आप सबको आवाज साफ आ रही है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास के एंड में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा। उस प्लान में चेंज है, इसलिए मैं आते ही आपको बता रहा हूं कि अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास भी देखें तो आपको स्ट्रेस ना हो कि ये अमेंडमेंट वाला टॉपिक जो है कहाँ गया। वो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। ड्यू टू सम रीजंस वो इस क्लास में अभी कवर नहीं करा रहा, बिकॉज पहले मेरा टारगेट ऐसे टॉपिक्स कराना है जो थोड़े से मुश्किल हैं। आखिरी जो 2 क्लासेस आपकी रखी गई है 26 जनवरी को, उस दिन मैं थोड़ा सा जो डेटा वाला काम है वो कर लूंगा। अभी के लिए मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा और अमेंडमेंट वाला टॉपिक आने वाली क्लास में कवर होगा, आने वाली किसी क्लास में कवर होगा। ठीक है, कौन सा टॉपिक कब होगा ये आपकी सरदर्दी नहीं है, ये मेरी टेंशन है, मेरा प्लान है। आपको इस चीज को लेके बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना। ठीक है, ये इसलिए मैंने आते ही बोला बिकॉज ऐसा ना हो कि आप आए और आपको लगे अरे सर ने तो अमेंडमेंट कहा था, वो टॉपिक कहाँ गया। वो टॉपिक इसी कोर्स में है बट आने वाली किसी क्लास में है। ठीक है, जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड ये आपको बताया जा रहा है। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। डाउट्स एंड में ही देखे जाएंगे। डाउट्स के बारे में जो भी बातचीत होगी एंड में होगी। कोशिश करी जाएगी आपके सभी के डाउट्स हमेशा की तरह क्लियर करें। बाकी कुछ रह गए तो आने वाली क्लास में उठाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। और एक नए टॉपिक के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। अगर किसी वजह से आपकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं तो भी आप इस क्लास को लगा सकते हैं बिकॉज अपने आप में एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। देखिए, टेक्निकली जो इश्यूज आ रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो आप वो मुझे मत बताइए बिकॉज मैं चाहकर भी आपकी उसमें मदद नहीं कर सकता। जो इश्यूज हैं वो रिपीटेटिव हैं, तो इश्यूज ही आप बार बार फेस कर रहे हैं तो बार बार लिखने से कुछ होगा नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है आपको पता है, गो लाइव पे दबाना है और वहां पे आप लाइव आ जाएंगे। ठीक है, उसमें भी दिक्कत हो तो फिर आपको क्लास बाद में ही देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आपने अपने पेपर में बहुत बार ऐसे सवाल देखे होंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर कब बना, तेलंगाना कब बना, दादरा नागर हवेली, पुडुचेरी, इस तरीके के सवाल की नागालैंड जो है वो कब बना। इस तरीके के जो सवाल है दोस्तों आपके पेपर के, ये सवाल जो है मुश्किल सवाल माने जाते हैं। वाई? बिकॉज ये सभी सवाल जो हमारे हैं ये पेपर में जो ऑप्शंस देते हैं ये एसएससी वाले, वो सारे के सारे जो हैं मतलब एक जैसे सही लगते हैं। तो ये वाले चीज को मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। यानी अगर आप टाइटल की मुझसे बात करें तो टाइटल ये होगा कि हमारे देश में जो जो जैसे जैसे भी राज्य बने हैं वो कैसे कैसे बने हैं, मैं आपको यहाँ पर वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे तभी आप इसे याद कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे भूल जाएंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बिट डिफिकल्ट ऑल्सो। सो मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी प्रॉपरली एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। शुरू करते हैं जी कहानी। आप हेडिंग डालेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो भी राज्य हैं या जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत की आजादी से आज तक कैसे कैसे बने हैं, कैसे कैसे खत्म हुए हैं, कैसे कैसे उनका रीस्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं 1950 में हमारा संविधान आया और जब वो संविधान आया तो हमारे पास था 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। यानी आप कह सकते हैं 4 तरीके के एरियाज थे भारत के अंदर। भारत कुछ ऐसा दिखता है, ऑब्वियसली नॉट टू स्केल है। तो आज के जमाने में तो हमें पता है कि या तो भारत के अंदर राज्य हैं बहुत सारे, या फिर भारत के अंदर है केंद्र शासित प्रदेश की। फॉर एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र बना दिया, ये एक राज्य हो गया। यहां पर मैंने दिल्ली बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल जो है चंडीगढ़ बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहां पर मैंने लक्षद्वीप बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहां पर मैंने नागालैंड बना दिया, राज्य हो गया। यहां पर मैंने फॉर एग्जाम्पल यूपी बना दिया, राज्य हो गया। तो अपने पास दो ही वैरायटी है सिर्फ, तो वो क्या है, राज्य या फिर यूटीज। यानी अगर मैं आपसे कहूं भारत के हर राज्य को पकड़ लो और हर यूनियन टेरिटरी को पकड़ लो तो क्या आप कह सकते हैं कि भारत तैयार हो गया? क्या कोई भी ऐसा पॉइंट बचेगा जो कि ना स्टेट में है ना यूटी में है लेकिन भारत में है? नो। हाँ, वो बात अलग है। आप अगर मैरीटाइम बाउंड्री की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉटिकल माइल्स वगैरह वाले कॉन्सेप्ट चलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह, उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ राज्य और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश, ये दो ही वैरायटी है हम पे। इसके अंदर पूरा भारत का जो जमीन है वो कवर हो जाती है। ठीक है, क्या बात को आप समझ पाए? बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले चीजें काफी अलग थी। ये है एज ऑफ नाउ, चाहे तो नोट करिए वरना जाने दीजिए। 1950 में संविधान जब आया था तो था 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। आज आपको जल्दी जल्दी लिखना होगा। जिसे क्लास देखने में बहुत ज्यादा तकलीफ है वो कृपया रिकॉर्डेड लगाइए। जिसे क्लास जो देख पा रहे हैं वो फटाफट से अपने नोट्स को बनाइए, अपने को सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, 1950 में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ करता था। ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है ये मैं आपके लिए अगले पेज पे लिखता हूं। आज आपको स्पीड पकड़नी होगी बिकॉज टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है।
फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था भारत के अंदर, यानी भारत को चार तरीके के जो है प्रदेशों में, राज्यों में, एरियाज में डिवाइड करा था। वो चार एरियाज क्या थे? वो थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, यहां से हम कहानी शुरू करेंगे। मतलब ये टॉपिक मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप देश के हर एग्जाम के लिए जब भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इतना कंटेंट काफी है। यानी अगर आप कभी मान लेते हैं स्टेट पीएससी लेवल कहीं कोचिंग लेते हैं, यूपीएससी की कोचिंग लेते हैं, तो यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है ये आपको वहां पर बहुत ज्यादा मदद करेगा, बिकॉज ये सब चीजों के लिए कॉमन है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से पेपर के लिए समझ में आ जाए। फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या? पार्ट ए, इसके अंदर टोटल 9 एरियाज थे, और इसके अंदर आते थे, पहले नोट्स बनवाऊंगा फिर समझाऊंगा, पहले छापना है फिर सुनना है। सुन साथ साथ सकते हैं, समझने का काम, समझाने का काम होगा बाद में। अर्स्ट वाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मत पूछना इसका मतलब क्या है, ये समझा दूंगा जब सही समय आएगा। पार्ट बी, अभी छापिए, आप ही की भलाई की बात कर रहा हूं। पार्ट बी में भी 9 थे, ये है अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर्स। सलोनी जी, अभी मैंने क्या बोला? फिर आप डांट खाने वाले काम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि अभी आप लिखिए फिर समझाया जाएगा। अर्स्ट वाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। कलर ब्लैक। erstwhile governors provinces of British India, erstwhile princely states with legislature, erstwhile chief commissioners provinces। पार्ट डी में एक आता था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दोस्तों आप इसे छापिए, अब मैं आपको आराम आराम से समझाता हूँ। देखो आज क्या है ना, हमारे पास कुछ तो राज्य हैं, वो उन सभी राज्यों के पास अपनी सरकारें हैं। कुछ जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि राष्ट्रपति के कंट्रोल में आते हैं, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, है ना। ये सब एरियाज क्या है, डायरेक्टली कंट्रोल में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। पहले क्या था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो सब कुछ ब्रिटिश इंडिया था। यानी चाहे आप दिल्ली को इमेजिन कर लो, चाहे आप यूपी को इमेजिन कर लो, ये सारे के सारे जो इलाके हैं पूरे तरीके ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो उन्होंने अपने तरीके इसका डिवीजन करा हुआ था। कैसे डिवाइड कर रखा था? कुछ एरिया तो ऐसे थे जो वहां के जो राजा महाराजा है उनके कंट्रोल में थे, उन्हें बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स, है ना। यानी वहां पर नाम के लिए तो वहां के राजा महाराजा निजाम वो सब शासन करेंगे, लेकिन होगा सब कुछ ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में। वो थे ऐसे टोटल भारत में 9 इलाके। वो कौन से थे अगले पेज पे लिखूंगा। यानी 9 ऐसे इलाके थे जो वहां के राजा महाराजा निजाम वगैरह के कंट्रोल में थे। भारत की बात हो रही है आजादी से पहले की। अर्स्टवाइल का मतलब है पहले, यानी आजादी से पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास अपना लेजिस्लेचर था। अर्स्टवाइल का मतलब समझ गए, पहले। फॉर्मर, ऐसे हम कहते हैं ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। अर्स्टवाइल का मतलब है कि पास्ट टाइम में जो प्रिंसली स्टेट्स थे लेजिस्लेचर वाले, वो पार्ट बी के अंदर काउंट होते थे। ऐसे ही क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल पूरा यूपी है तो यूपी के हेड कौन है जी? गवर्नर है, हम सब जानते हैं। आज भी वैसी कहानी है, यूपी में भले ही सीएम के पास ज्यादा पावर है बट थ्योरेटिकली तो गवर्नर उसके हेड है। तो इन्होंने क्या कर रखा था, ऐसे कुछ इलाके थे जो कि गवर्नर के कंट्रोल में थे। प्रोविंस का मतलब है प्रांत, आज के राज्य। प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस ही आज का उत्तर प्रदेश है। प्रोविंसेस का मतलब प्रांत, ठीक है। तो ऐसे टोटल 9 इलाके थे जो कि गवर्नर के कंट्रोल में होते थे। कुछ ऐसे इलाके थे छोटे छोटे जिनके हेड का नाम था चीफ कमिश्नर, जैसे आज दिल्ली है, वो छोटा सा इलाका है। तो वो क्या है, उस जमाने के चीफ कमिश्नर के कंट्रोल में होगा। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल पे मत लगा लेना, समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे आज हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वैसे उस जमाने में चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। वो ऐसे 10 इलाकों को भारत में कंट्रोल करते थे। अंडमान एंड निकोबार को बिल्कुल अलग से पार्ट डी के अंदर रखा गया था। आप बात को समझ पाए? अभी भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं कुछ नाम लिखूंगा, आप उन नामों को पढ़ के बहुत आराम से चीजों को समझ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, पूरा पैसा वसूल आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने छाप लिया होगा, मैंने काफी समय आपको दिया है। अब मैं पार्ट ए बी सी डी के अंदर क्या आता था मैं आपको वो लिखवाने वाला हूं। मैं देख लेता हूँ मैं किस तरफ हूँ, मैं थोड़ा सा और छोटी कर देता हूँ अपनी वीडियो।
आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो एक के नीचे एक लिख लीजिएगा। मैं तो एक ही पेज पे इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको रिवीजन में मदद हो जाए। देखो पार्ट ए जो हमारा है उसके अंदर क्या था, इमेजिन करने हैं आज के राज्य। पार्ट ए के अंदर इमेजिन करने हैं आज के स्टेट्स। क्या क्या थे जी? असम, बिहार, बॉम्बे। पहले वाले नाम लिख रहा हूं तो बॉम्बे लिखा जाएगा, ना कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात वगैरह। ओहो, मैंने अगले में महाराष्ट्र लिख दिया जल्दबाजी में। मध्य प्रदेश। ये आज की बाउंड्रीज नहीं है, कृपया ध्यान देंगे, ये पुरानी बाउंड्रीज, पुराने नाम सब कुछ पुराने हैं। मद्रास यानी तमिलनाडु हो गया। उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो उत्तर प्रदेश है, ये आज का यूपी है, और वेस्ट बंगाल। देख लेते हैं, एक बार, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। ये हो गए उस जमाने में जो पार्ट ए के अंदर आते थे। इसी तरीके दोस्तों पार्ट बी, पार्ट बी के अंदर दोस्तों वो आएंगे जहां पर कोई राजा महाराजा, ये निजाम नवाब ऐसे लोग बैठा करते थे। हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों स्पीड मेरे कहने से प्लीज बना के चलिएगा, बीच में रुकिएगा मत। मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ये एक साथ है। राजस्थान, सौराष्ट्र, विंध्य भारत, सॉरी विंध्य प्रदेश, और त्रवणकोर, कोचिन। ये नीले वाले वो एरियाज हैं जहां पर कोई राजा महाराजा नवाब इस तरीके के लोग राज करा करते थे वो भी ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में, बट थ्योरेटिकली जो है उन्हें कुछ लेवल का जो है अपना कंट्रोल दे रखा था। नोट करिए। मैं काम करता हूँ, सारे पहले लिख देता हूँ, आप आराम से फिर छाप लेना, मेरा काम खत्म हो जाएगा। पार्ट सी के अंदर आज के यूटीज जैसा आप इमेजिन करना, आज के यूटीज जैसा कुछ इमेजिन करना है। अजमेर, लास्ट में है त्रवणकोर, कोचिन। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, लास्ट में है विंध्य प्रदेश, और त्रवणकोर, कोचिन। त्रवणकोर, कोचिन। ठीक है, चलो। अजमेर, मैं भी थोड़ा, मुझे फोकस करने दो। बहुत बहुत टाइम बाद ये लिखो, थोड़ा थोड़ा डाउट आ जाता है भूलने का। कूच, बिहार, दिल्ली। जैसा है बटरफ्लाई वैसा ही है, तो बिंदास नोट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। पार्ट डी, अंडमान एंड निकोबार। इसे पेप्सू के नाम से भी बोलते थे। ये जो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब लिखा है ना, इसकी जगह आप मतलब इसके साथ ये भी चलेगा, इट इज टोटली फाइन। फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसे पेप्सू बोला जाता था। PEPSU। तो क्या पता कल को पेप्सू लिख के दे दे और आप फंस जाएं। ये एक ही है दोस्तों पूरा, ठीक है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, एक ही पीस, एक ही पीस है, एक ही मतलब जगह है। बिलासपुर के नीचे कूर्ग लिखा हुआ है, और उसके बाद कूच बिहार, COOCH-BEHAR। ये कूर्ग जो है ये आपको कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां वाला इलाका है, उसके नीचे कूच बिहार लिखा हुआ है। ठीक है जी। आइलैंड्स पे लिख लो, वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
निखिल जी, एक आ सकता है कितने पार्ट क्लासिफिकेशन था, दूसरा आ सकता है इनमें से कौन सा पार्ट बी में था, कौन सा पार्ट डी में था, इस तरीके के सवाल बनते हैं। बहुत ज्यादा सवाल इस पेज से निखिल जी नहीं बनते हैं, बट इसे पढ़ाए बिना मैं आपको आगे की कहानी नहीं समझा सकता, इसलिए इसे बताना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूं। यहाँ पर जो गवर्नर प्रोविंस है, इसके हेड तो गवर्नर ही थे, ये आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। इसके हेड चीफ कमिश्नर थे, जिन्हें अपॉइंट करा जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। अंडमान निकोबार के हेड जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, और प्रिंसली स्टेट्स के हेड जो है वो जो है राज प्रमुख करके एक सीट थी, वो थी। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चलो। पार्ट और हेड ऐसे लिखिए, लिखवाई देता हूँ। पार्ट ए जो है, ए बी सी डी। डी में अंडमान निकोबार है, तो डी के हेड तो होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है जी। और सी के हेड जो है वो चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये पिछले किसी कोर्स में नहीं है, इसके अंदर जो है राज प्रमुख ऐसे ही बोला जाता था इन्हें। ये भी जो है बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते थे, प्रेसिडेंट। यहाँ पे थे गवर्नर, बस। और ये इलेक्टेड होते थे दोस्तों, ये जो है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल। आज के समय के हिसाब से लिंक बिठा के मत देखिएगा, समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। करीब 75 साल बीत चुके हैं 1950 को। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, बटरफ्लाई। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है जी, नोट कर लिया, तो आगे चलें। अब दोस्तों ये तो बेस है, यानी यहां से तो कहानी शुरू होती है। जैसे कि हम खाना खाने जाते हैं तो क्या होता है जी, हम ऑर्डर कुछ भी करें, सबसे पहले क्या होगा, अचार, हरी चटनी, प्याज और पानी की बोतल, या फिर देसी भाषा में जग वाला पानी जो है आ जाता है। वो तो मतलब है ही है, उसके बिना आप खाना शुरू नहीं कर सकते। ये यहाँ का जो है स्टार्टर है काइंड ऑफ, यानी इसके बिना मैं आप आगे चाहकर भी कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो दिस वॉज द बेस जो आपको पता ही होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ 1950 से 2024 के बीच में जो जो हुआ है, भारत की जो इंटरनल शेप है, इंटरनल जो स्ट्रक्चरिंग है, वो कैसे हुई है। ठीक है जी, चलो। सबसे पहले याद रखिए, कहीं पर भी लिंग्विस्टिक वर्ड आपको दिखेगा, इसका मतलब है ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के आधार पे। लिंगुआ मीन्स टंग, है ना। हम कहते हैं ना तुम्हारी मदर टंग क्या है, तो उसका मतलब आप कौन सी भाषा जो है बोलते हैं। टिन्नी जी, नहीं, आजादी के बाद की बात है, 1950 की बात हुई है अभी, जो हमने पिछले पेज पे करी है। अब दोस्तों क्या हुआ, शुरू से ही लोगों की डिमांड थी कि भाषा के आधार पे जो है राज्य बने। भाई भारत के अंदर मान लेते हैं कोई गुजराती बोलता है तो उनके लिए गुजरात बना दो, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दो, कोई कन्नड़ा बोलता है तो कर्नाटक बना दो, कोई समझ रहे हैं ना, अलग अलग भाषा के आधार पे अलग अलग राज्यों को बना दो। बट क्या ये सही है? आंसर इज अ बिग नो। क्यों सही नहीं है? इससे क्या होगा, आपस में लोग बट जाएंगे। यानी जो कन्नड़ा बोलता है वो कभी मलयाली बोलने वाले से बात कर ही नहीं पाएगा, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है भारत के अंदर राज्यों को बनाने का कि मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं वो भाषा बोलता हूं। तो इससे क्या होता है, डिवाइड क्रिएट होता है। और भारत एक देश है, अपने पास डुअल सिटीजनशिप जैसा कुछ नहीं है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो भारत के अंदर ये कॉन्सेप्ट लाना शुरू से ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मानना था, जो कि सही भी है, कि इससे डिवाइड क्रिएट होगा और भारत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे भारत बन जाएंगे, जो कि सही नहीं है। ठीक है, बट स्टिल देखिए, चीजें ऐसी हवा में नहीं हो जाती, हर चीज के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेना जरूरी है। तो इस पे कमिटी जो है बनाई गई, एसके धार कमिटी, और उस कमिटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी और कहा कि कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनना चाहिए। मैं आपके लिए सब चीजें लिखता चलता हूं। मैं देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो यूपीएससी में भी पढ़ाया जाता है काफी डिटेल में, पेपर भी पूछता है। मैं उतना हाई लेवल नहीं जाऊंगा, आपका समय खराब होगा। मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जो एसएससी मांगता है। आप खुद इसे पढ़ना चाहें, बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट मैं खुद को एसएससी या हल्का सा उससे ऊपर सीमित करूंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, एसके धार कमिटी बनी थी, जिसका नाम जो था, अदर नेम, वो था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी। ये कमिटी जो है फॉर्म हुई थी 1948 की
जून में, और साथ में सबमिटेड, दिवाकर जी ऑलरेडी लिखवा रखा है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सबमिटेड रिपोर्ट इन दिसंबर 1948। और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्य नहीं बनने चाहिए। लिंग्विस्टिक बेसिस गलत है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस करेक्ट है। समझ पा रहे हैं आप? यानी पहली जो कमेटी बनी उस कमेटी ने कहा कि ये जो डिमांड है ये गलत है, इससे भारत को नुकसान पहुंचेगा। पेपर सीधा पूछेगा इसके धार कमेटी किससे एसोसिएटेड है, ये कब बनी, इसने रिपोर्ट कब सबमिट करी, इस कमेटी से जुड़ी कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो आपको पता होना चाहिए। बट देखिए जनता की डिमांड है तो इतनी आसानी से तो जनता शांत होगी नहीं, तो ये जब डिक्लाइन करा गया कि ऐसे नहीं बनना चाहिए तो देश के अंदर काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई। और कीप दिस इन माइंड, देश उस समय नया नया बना था तो डर भी काफी था कि चीजें बिगड़ ना जाए, तो उसके लिए एक और कमेटी जो है बनाई गई जो कि थी जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी क्या है अगले पेज पे आपके लिए लिख देता हूं। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा मुश्किल है, तो फोकस ज्यादा लगेगा और साथ में नोट्स की स्पीड भी आपकी अच्छी होगी, तो आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। वरना मैं तो कल भी 12:15 छोड़ा था, मैं आज भी 12:15 छोड़ूंगा, है ना जी। चलिए खैर आगे चलते हैं। इसी बात पे क्वेश्चन टैब को भी बंद कर देते हैं, इसमें भी मजा आ जाएगा। जो डाउट्स आए हैं उन्हें डील करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले कंटेंट। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कमेटी बनी वो बनी दिसंबर 1948 में। जब इसने रिपोर्ट सबमिट करी ना उसके बाद बहुत ज्यादा दंगे वगैरह होने लग गए, तो एक नई कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी। ये जो है जे से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वी से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा नाम क्या है, सरदार ना लगाने का एक ही पर्पस है कि आपको याद रहे कि वी से क्या है, अदरवाइज सरदार वल्लभ भाई पटेल में आप एस से ध्यान रखेंगे, तो वो इसलिए मैंने सरदार वहां पे नहीं लिखा। पट्टाभी सीतारामैया, ये तीन लोग थे, इनिशियल से ही जो है इनके जेवीपी कमेटी जो है बनी थी, फॉर्म्ड इन दिसंबर 1948 और सबमिटेड रिपोर्ट इन अप्रैल 1949। और इस रिपोर्ट ने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस जो है, ऐसा कहें ओनली लिंग्विस्टिक, गलत है। यानी सिर्फ भाषा के आधार पे जो है गलत है। हितेश कई लोग थे बट अपने को कमेटी के हेड बस ध्यान रखना होता है, तो बस वही बता रहा हूं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हितेश, मतलब सच में मजेदार टॉपिक है, आप इसे कभी पढ़ेंगे। एज अ सिटीजन भी हमें पता होना चाहिए ना देश में पहले क्या था अब क्या है, बट मेरी जिम्मेदारी कुछ और है तो इसलिए मैं सीमित होकर बता रहा हूं। नोट करें। चलें जी आगे। बट देखिए चीजें इसके बाद भी कंट्रोल में नहीं आई, चीज़ें बिगड़ती गई और फाइनली एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के, जिन्होंने जो है आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के लिए हंगर स्ट्राइक रखी, फास्ट अनटू डेथ रखा, और उनकी डेथ होने के बाद चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि सरकार कितनी भी ज़्यादा पावरफुल हो बट जनता से ऊपर नहीं होती। जनता जो है अगर वो चाहे तो सब कुछ बदल सकती है, हम सब जानते हैं इस बात को। स्ट्राइक से, दंगों से, ऑब्वियसली दंगे करना गलत है, इलीगल है, देश का नुकसान होता है, बट स्टिल जनता ऐसा कभी कभार करती है अपनी डिमांड्स को पूरा कराने के लिए, और चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है फैल गई।
और फाइनली जो है एक पर्सनालिटी है, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ रखा और आगे जाके उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद सरकार को जनता की बात माननी पड़ी, और 1953 में आंध्र प्रदेश नाम का जो राज्य है उसका क्रिएशन हो गया। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज का अलग कर दिया गया मद्रास से, और एक सिंगल राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। इस पूरी कहानी को मैं लिख देता हूं। 15 दिसंबर 1952, डेथ ऑफ फ्रीडम फाइटर 40 श्री रामुलु जी। इन्हें अमरजीवी के नाम से जो है जाना जाता है, नोन एज अमर जीवी। ये इन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक करा था, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। और फाइनली अक्टूबर 1953 में जो है गवर्नमेंट को एक नया राज्य बनाना पड़ गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिख देता हूं मैं, आंध्र प्रदेश became the first state to be created on linguistic basis। ठीक है, यानी इन्होंने जो है डिमांड पूरी 53 में एक्सेप्ट कर ली, समझ पा रहे हैं ना? 53 में डिमांड एक्सेप्ट कर ली, आगे जाके 1 नवंबर को वो बना। लिख देता हूं मैं, POTTISREERAMULU। ठीक है, यानी वैसे देखिए 53 में हाँ करा, लेकिन बनेगा थोड़ा समय रुक के, तो 1 नवंबर 1956। एक्चुअली 1 नवंबर 1956 को काफी कुछ हुआ है, आगे चल के डिस्कस करेंगे उस बारे में, अभी के लिए बस आप नोट करिए। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग, कौन सी भाषा? तेलुगु स्पीकिंग। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग को अलग कर दिया गया, किससे? मद्रास से। एरियाज सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास, यानी तमिलनाडु से अलग कर दिया गया। POTTISREERAMULU। देखिए, मैं फिर बताना चाहूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 अक्टूबर 1953 को ये राज्य बन गया था, ठीक है, बट एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, जिसे जिससे अफ्रेश बना। तो समझ पा रहे हैं ना, एक अलग से एक्ट आया था आपका 14 सितंबर 1953 को, आंध्र प्रदेश एक्ट 1953, जिसके तहत ये बना था। बट क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ही नवंबर 1956 में है, तो इसकी डेट भी हम वही पढ़ते हैं। आप समझ पा रहे हैं बात को या नहीं समझ पा रहे? अगर आपको पेपर में दोनों दिखे तो 53 पे टिक करिएगा, अगर आपको 53 ना दिखे तो 56 पे टिक करिएगा। अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको 1 नवंबर 1956 मिलेगा, बट एक्चुअली 1 अक्टूबर 1953 ही है। वो तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 56 की 1 नवंबर से वो लागू हुआ था, इस वजह से आपको वो डेट दिखता है। आई नो इट इज कॉम्प्लेक्स, बट क्या कर सकते हैं। अगर आपको एक चूज करना है तो आप इस तरफ जाएंगे। फास्ट अनटू डेथ, यानी जब तक सांसें हैं, जब तक जान है, तब तक फास्ट, कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है जी, काफी डिटेल में मैंने सारी बातें बोली हैं, गलत नहीं करना है। मतलब पेपर में गलती करके मत आ जाना सिंपली बिकॉज सर ने ज्यादा पढ़ा दिया तो हमने गलत कर दिया, ऐसा काम नहीं करना है। आपको देखना है ऑप्शंस क्या हैं, उसके हिसाब से आप चूज करेंगे। अब दोस्तों, ये तो चलिए एक राज्य बन गया, बट आगे चल के और भी राज्यों की डिमांड आ गई, और राज्यों ने भी कहा भाई हमें भी अलग होना है, दिस दैट, है ना, ऐसे करके जो है और भी राज्यों की डिमांड आ गई। जैसे कि बंबई में आ गई डिमांड कि मराठी बोलने वाले अलग होंगे, गुजराती बोलने वाले अलग होंगे, गुजरातियों की यानी जो गुजराती स्पीकिंग लोग थे उनकी डिमांड आ गई भी हमें मराठी स्पीकिंग लोगों से अलग होना है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई, भले एक की बात मान ली, बट ये चीजें फैलने लग गई। बट इससे पहले क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। एक एक्ट आया दोस्तों, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है सुमित जी, वो बहुत बात की बात है, 84 की बात है, इंदिरा गांधी जी का इस पूरे टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और इसके साथ क्या आया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, वरना इस पे तो मैं 4 घंटे भी डिस्कशन कर सकता हूं। ये दोनों चीजें आई दोस्तों, और इन दोनों चीजों ने क्या करा समझाने की कोशिश करता हूं। हितेश जी अभी समझ आ जाएगा, चिंता ना करें। इन्होंने क्या करा, जो पार्ट 7 था ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जिससे एसोसिएटेड था 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, इसे कर दिया खत्म। ऐसे लिखकर इस पे काटा मारना है। सिमरदीप जी मैं लिमिटेड ही पढ़ाऊंगा, और जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो प्लीज आप खुद पढ़िएगा। मैं अपनी तरफ से वो सब कवर कराऊंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा फजल अली कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सीमित होकर पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से। आप एक्स्ट्रा चीजें खुद प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और अब क्या हुआ, पार्ट ए याद है ना, पार्ट बी याद है ना, अरे पार्ट सी और डी याद है ना, अभी तो डिस्कस करा है। इन्होंने क्या करा, पार्ट सी को तो खत्म कर दिया पूरे तरीके, पार्ट ए और बी को कंबाइन कर दिया। पार्ट डी में जो अंडमान था उसे अंडमान रहने दिया। समझ पा रहे हैं। यानी इन्होंने क्या करा, इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल के रख दिया। और 1 नवंबर 1956 को नए सिरे से 14 राज्य और 6 केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिए गए भारत के अंदर। यानी 1 नवंबर 1956 को भारत को मिले 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, पेपर डायरेक्ट पूछता है। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्रीय शासित प्रदेश बन गए। अब हमें यहां से आज तक का सफर तय करना है। इससे ज्यादा डिटेल में टॉपिक हो ही नहीं सकता। आपने जिस कैटेगरी में, जहां पर पूरे इंटरनेट पे जहां से पढ़ना है पढ़ के देख लो। ये मैं अपनी तरफ से बहुत हाई लेवल इस समय लेके चल रहा हूँ। मतलब एसएससी में जनरली ये टॉपिक 15 मिनट का होता है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ इसे आपको ऐसे पढ़ाऊं कि जिंदगी में आपको दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े। बिकॉज यहां से मुश्किल सवाल भी बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं। नोटेड। चले, स्पीड प्लीज बना के चलिएगा। 1 नवंबर 1926 को बन गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों सबसे बढ़िया क्या रहेगा ना, पहले इन 14+6 का नाम लिख लेते हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा मैटर कि हाँ भाई ये है कौन से। अदरवाइज क्या होगा, पता ही नहीं लगेगा कौन सा बाद में बना कौन सा पहले बना। तो पहले मैं आपको 14+6 नाम लिखवाऊंगा, उसके बाद हम वहां से आगे पढ़ेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, चलो ऐसे लिखेंगे। 1 नवंबर 1956 को स्टेट्स जो हमारे पास थे दोस्तों वो इधर लिख देता हूं, और यूटीज जो है मैं इधर लिख देता हूं। आप क्या करेंगे, स्टेट्स के नीचे यूटीज लिखेंगे। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज मेरे पास लैंडस्केप में है स्लाइड, आपके पास पोर्ट्रेट में है पेज, है ना, लंबा पेज है, तो आप एक के नीचे एक लिखेंगे। मेरे पास चौड़ा पेज है तो मैं यहां पर जगह का उपयोग करूंगा। स्टेट्स में आ गए दोस्तों हमारे पास आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब। कोमल ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, बट जनरली यस। लिंग्विस्टिक तो नहीं है तो आप कह सकते हैं हाँ। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अभी सलोनी जी मैं चेक कर लेता हूं, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ठीक है, हमारे पास सारे स्टेट्स आ गए। और इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। एडजस्ट कर देता हूं, चिंता ना करें। कौन सा वर्जन चल रहा है। सलोनी जी कंफर्म करें क्या आप चीजें ठीक हैं, नहीं है तो बताइए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैकेडिव। अभी भी ठीक नहीं है, मैं भी चेक कर लेता हूं। मिनिकॉय, एंड अमिन देवी आइलैंड्स, ये पुराना नाम है लक्षद्वीप का।
दो तीन, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, मणिपुर, और ठीक है त्रिपुरा। क्या बिल्कुल ठीक है या अभी भी कुछ गुंजाइश है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, दजाई जी भेज दीजिए, वादा नहीं है क्लियर होगा नहीं होगा, स्टिल आई ट्राई, आप सेंड कर दो। और अगर सिर्फ डाउट के लिए आए हो तो बाद में देख लेना, अगर वैसे पढ़ रहे हो तो ठीक है। ठीक है, लैकेडिव, LACCADIVE, मिनिकॉय एंड अमिन दीवी, AMINDIVI आइलैंड्स, ये भी पेपर पूछ चुका है, लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है। ठीक है जी, चलिए आगे। अब आप नोटिस करेंगे कि वो डिमांड फुलफिल नहीं करी गई, जो गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन थी ये वो ऐसा वैसा, है ना। तो वो डिमांड फुलफिल नहीं करी गई तो लोगों की डिमांड वो चलती रहेगी, तो उसी डिमांड के तहत आगे जाके 1960 में बॉम्बे भी टूटेगा दो हिस्सों में और बनेगा महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिन दीवी आइलैंड्स, ये पूरा एक ही है, मणिपुर और त्रिपुरा। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ी और 1956 से समय बीता और आ गया 1960। 1960 में क्या हुआ, बॉम्बे जो है उसके हो गए दो हिस्से, महाराष्ट्र और गुजरात। ये गुजराती बोलने वालों के लिए, यानी ये भी लिंग्विस्टिक डिवीजन ही आप इसे मान सकते हैं, और ये मराठी बोलने वालों के लिए। प्रद्युमन बिकॉज वो साइज में काफी छोटे थे और आज भी छोटे ही हैं। उस समय लगा होगा कि इन्हें अलग से सरकार देना शायद इतना जरूरी नहीं है, तो राष्ट्रपति के कंट्रोल में रखा जा सकता है। क्योंकि पहले असम ही था पूरा प्रद्युमन, ये जो आप आज नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे राज्य देखते हैं, पहले मेनली असम था और दो तीन छोटे छोटे इलाके थे जो कि यूटीज के फॉर्म में चला करते थे। चले जी आगे। करा जी आपने नोट। दोस्तों 1961 आ गया और दादरा एंड नागर हवेली, यस पापी, बिल्कुल खास वजह है, ये मैं आपको समझा चुका हूं इसी कोर्स की शुरुआत में, एक बार आपको रिविजिट करना होगा क्लासेस को। दादरा एंड नागर हवेली बिकेम यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय 10th अमेंडमेंट, 10th CAA है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। ये पेपर पूछता है जी कि ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ, कौन से ईयर में हुआ। अब दोस्तों दादरा नागर हवेली की कहानी एक सिंगल पेज पे समझा देता हूं। आपको शायद पता होगा दादरा नागर हवेली और कुछ और इलाके ऐसे जो बाद में आजाद हुए, तो 1954 तक तो ये पोर्चुगीज के ही कंट्रोल में था। उसके बाद ये आ गया भारत के कंट्रोल में आज तक, है ना। अब भारत के कंट्रोल में भी क्या था कि शुरू का कुछ हिस्सा 1961 तक, ये वाला जो हिस्सा था ना दोस्तों, यहां पर ये भारत का यूटी नहीं था, यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था जो कि लोगों के द्वारा चुना जाता था, एडमिनिस्ट्रेटर चोजन बाय पीपल। बट 1961 में भारत का इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी 1961 में बन गया यूटी। आप समझ पाए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं बहुत बारीकी से आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, पेपर में आप फंस सकते हैं कि 1954 61 में क्या फर्क है, इसके बीच में क्या हुआ। मैं सब कुछ नहीं बता रहा, स्टिल जो जो मुझे लगता है पता होना चाहिए वो बताते चल रहा हूं। बाकी इस चीज का डिस्कशन हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाले चैप्टर में भी करेंगे। अभी के लिए बस आप इसे पहले नोट करिए।
नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं थोड़ा आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं जिससे कि नोट्स भी आपके थोड़े साफ सुथरे बन जाएं। चलें आगे। चलो, ये मैंने आपको दादरा नागर हवेली की पूरी कहानी समझा दी है। 1962 में गोवा एंड दमन एंड दीव, गोवा और दमन एंड दीव ये पुर्तगाली कंट्रोल से अपने पास ले लिए गए, यानी ये पोर्चुगीज कंट्रोल में थे, अब अपने पास आ गए। एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्चुगीज, पुर्तगालियों से इसे अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तभी कहते हैं ना, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं। सलोनी जी, ये समराइज मैं नहीं करूंगा, ये आपके सबके लिए होमवर्क होगा। ये जो समरी करना है यही आप सबका होमवर्क होगा आज की क्लास का, कि एक बार खुद बैठकर अपने नोट्स को रिविजिट करेंगे तो खुद समरी बन जाएगी। ठीक है जी, दादरा नागर हवेली की बात आपको बता दी। गोवा दमन दीव अभी आ गए भारत के कंट्रोल में। क्या मैंने ये कहीं पर भी लिखा कि गोवा जो है आपका राज्य बन गया? नहीं। और ये जो है बन गई हमारी एक यूनियन टेरिटरी, नॉट आ स्टेट, कीप दिस इन माइंड, नॉट आ स्टेट। आगे जाके क्या होगा ये ब्रैकेट बना के लिखेगा, 1987 में गोवा बन जाएगा स्टेट और दमन एंड दीव रह जाएगी एक यूटी। ठीक है, अभी ब्रैकेट में क्यों लिखवाया? बिकॉज मैं ईयर के हिसाब से चल रहा हूं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहा हूं। गोवा हमारा 25वां राज्य था, 1987 में बना था। यानी गोवा भारत का हिस्सा बना 62 में, बट राज्य बना 87 में। ऐसे ही ये भारत का हिस्सा दादरा नागर हवेली बना 54 में, बट भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना 61 में। समझ आ गया आपको क्या कहानी है? आगे चलते हैं। इसी तरीके दोस्तों, दमन एंड दीव, ओहो माफी चाहेंगे, यहाँ पे सही करा आपने, करेक्ट कराया, दमन एंड दीव है, दमन एंड दीव ये एक ही है। 62 के बाद क्या हुआ था हमारा? आ जाते हैं पोर्चुगीज के पास। अब आया दोस्तों 14th अमेंडमेंट। समझाने की कोशिश करता हूं इसे, 54 को अलग से, चलो ठीक है अपने तरीके पढ़ाता हूं मैं, रुको। कैसे फ्रेम करा जाए इसे, पहले यहां बताता हूं। देखिए 1954 से पहले जो पोर्चुगीज था ये था फ्रेंच कंट्रोल में, है ना। और 54 में ये जो है एक्वायर हो गया था इंडिया के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद आ गया था भारत का इस पे टोटल कंट्रोल। ऐसी कहानी है। थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 1954 में पोर्चुगीज ने ये कंट्रोल दे दिया भारत को, ऐसे लिखते हैं पुडुचेरी, सॉरी फ्रेंच ने, मैंने शायद पोर्चुगीज बोल दिया था। 1954 में पोर्चुगीज आया भारत के कंट्रोल में, ठीक है। और पुडुचेरी का मतलब सिर्फ पुडुचेरी नहीं था, पुडुचेरी का मतलब था पुडुचेरी, कराईकल, माही और यनम, लिख देता हूं मैं। और ये यूटी बना आपका 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के तहत। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैं जानता हूं, एक बार दोबारा समझा दूंगा ये वाला पेज। ये भी लिख देता हूं इसमें क्या क्या आता है। पौंडीचेरी इज इक्वल टू पुडुचेरी प्लस कराईकल प्लस माहे प्लस यनम। यमन नहीं है, यमन अलग से देश है। एक्टिव 62 में आया था एमए। चलें जी आगे। वैसे 1 जुलाई को ही बना था, बट एक्ट 62 में आया था। चाहे यहाँ 63 लिख दूं क्या? फिर मैं पूरा ही लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना भाई। देखो पेपर में 1
जुलाई 1963 ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है मैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर भी डेटा ऐड करना चाहूँगा आपके लिए। 1 नवंबर यहाँ लिख दूँ, लिख देता हूँ। ये डेटा है ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स। 1 नवंबर 1954, फिर डेट्स को साथ लेके चलना। ये ध्यान रखना एक्ट 62 में आया है। करीब करीब हो गया 280, 270, 80 साल का हो गया ना फ्रेंच रूल। आप सब चाहो तो इनके डेट्स भी लिख सकते हो सबके, कि फॉर एग्जांपल ये 1962 एक्चुअल डेट क्या है, ये सब भी चाहो लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर खेल रहा हूँ मेनली अमेंडमेंट के ईयर पे। आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ? क्या आपके दिमाग आपके साथ दे रहा है? पौंडीचेरी में एक्चुअली कई सारे इलाके आते हैं जिसे आप पुडुचेरी बोलते हैं, वो तो तमिलनाडु वाले एरिया में है। लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे एरियाज हैं। डायग्राम में टोटल कंट्रोल कब मिला? 1962 में। ठीक है, मैं इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, एक प्यारा सा मैप बना के। देखो क्या कहानी है। पहले इसे छापो, फिर मैं आगे चलता हूँ। छाप लिया तो मैं चलूँ आगे। 1 जुलाई 1963 है। और हितेश, जो अमेंडमेंट हुआ है वो 1962 में हुआ है, और ऑफिशियली ये जो काम हुआ है 63 में हुआ है। मैं पूरा दोबारा समझाता हूँ। देखिए, अमेंडमेंट जब होता है उसके कुछ समय के बाद से वो विद अफेक्ट फ्रॉम आता है, तो वो विद अफेक्ट फ्रॉम का डेट ये है। और वैसे अमेंडमेंट 62 का ही रहेगा। ठीक है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ अभी तक जो पढ़ाया गया है। पहले एक काम करता हूँ, इसे पूरा रिकैप दे देता हूँ। पहले ये समझो, भारत का ये नक्शा है। ठीक है। इसमें क्या है जी, यहाँ पर है केरला। उसके बाद यहाँ पर जो है करीब करीब ऐसा है अपने पास तमिलनाडु। और उसके बाद रफ ही बना पाऊंगा अभी तो मैं, कुछ कुछ ऐसा जो है ये है अपना कर्नाटक। और यहाँ पर है करीब करीब कुछ ऐसा आंध्र प्रदेश, है ना। ये आंध्र प्रदेश है। अब तो तेलंगाना को ऐसे बना देते हैं, चलो थोड़ा, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है। तो जो पौंडीचेरी, पुडुचेरी वाला पौंडीचेरी है वो तो है, ये तो देखो यहाँ पर है चेन्नई। यहाँ पर है वो पौंडीचेरी जिसे आप पुडुचेरी कहते हो। बहुत छोटी सी जगह है, 4-5 किलोमीटर में खत्म हो जाती है, और महंगी भी है। मतलब ऑटो वोटो बहुत महंगे हैं वहां के। और उसके बाद यहाँ पर आप हल्का सा इससे नीचे आओगे तो यहाँ पर है कराईकल। केरला में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है माहे। ठीक है। और यहां आपको देखने को मिलता है यनम। तो ये भी पेपर आपसे कभी पूछ सकता है, जी बताओ कितने राज्यों में फैला हुआ है यूटी ऑफ पुडुचेरी? तो यूटी ऑफ पुडुचेरी 3 राज्यों से जुड़ा है। ठीक है, ये चाहे तो बना सकते हैं। माहे है वो MAHE। वो यनम है। ये सब पुडुचेरी ही है, यानी पौंडीचेरी का यूटी ही है। और जो घूमने वाला पौंडीचेरी है वो पुडुचेरी जो ब्लैक से मार्क करा हुआ है, बस वो है। मतलब घूमने सब जगह जाते हैं, बट जब आप सुनते हैं ना पौंडीचेरी कोई गया है, तो वो ब्लैक वाला जो डॉट है वहां जाते हैं। मैं यहां तक का रिकैप दे देता हूं बिकॉज ये पोर्शन एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी तक जो मैंने आपको बताया है दोस्तों वो ये है। ये तो बॉम्बे वाला पोर्शन इजी है। देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जो पहले भारत के कंट्रोल में आए, फिर भारत ने उन्हें कोई ना कोई पोजीशन पे बिठाया। 1954 में भारत के कंट्रोल में आ गया दादरा नागर हवेली, और उसके 7 साल के बाद भारत ने उसे केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर दिया। 1962 में गोवा दमन दीव भारत के कंट्रोल में आ गया और उन्होंने इसे यूटी डिक्लेयर कर दिया। और 87 में जाके गोवा को एक राज्य बना दिया, दमन दीव को एक यूटी छोड़ दिया। 1954 में पौंडीचेरी जो है वो भी आ गया भारत के कंट्रोल में फ्रेंच से। और आगे चल के 1962 के अमेंडमेंट से उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्या आपको अब बात समझ आई? इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना आप लोग शायद सोच रहे हैं। उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है मैं मानता हूं, बट उतना नहीं है। ये तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है, ये केरला में है, और ये आंध्र प्रदेश में है। चलें आगे, नोट कर लिया आप लोगों ने? दिवाकर जी, यूटी ऑफ पौंडीचेरी, यूटी ऑफ पौंडीचेरी आया। नॉर्मल पौंडीचेरी, आयुष्मान।
देखिए क्या होता है ना, काफी बार हाथों हाथ चीजें नहीं हो पाती। आप कभी पौंडीचेरी जाएंगे तो वहां का कल्चर आप जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि हाथों हाथ उसे कंट्रोल में लेके उसी दिन से यूटी क्यों डिक्लेयर नहीं करा गया, बिकॉज इट टेक्स टाइम। क्योंकि ये सामान नहीं है जो हमारे पास आ गया तो हमारा हो गया। वहां के जो लोग हैं वो हमारे होने चाहिए। यस, नॉट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आयुष्मान, ऑफ इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डिफरेंट, इट इंक्लूड्स अदर कंट्रीज। ठीक है। ड्रॉ नहीं करना है, आप सिर्फ इतना सा लिख लीजिए। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने तो बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है। कभी भी ऐसी चीजें ड्रॉ करनी है, सीधा ऐसे बनाओ, ये एक लाइन, दूसरी लाइन ऐसे करो, और बस यहाँ बनाओ, एक ऐसे बनाओ। ये वैसे जबरदस्ती ये ऐसे फैंसी फैंसी कुछ नहीं बनाना। चलो आगे चलते हैं जी। हमने पढ़ लिया कहाँ तक, पौंडीचेरी तक हो गया। आते हैं जी नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट में याद रखना है कि असम से अधिकतर राज्य बने हैं, ये दिमाग में बैठा के रखना है। असम से बाकी राज्य बने हैं। नागालैंड की अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। 1963 में बना बाय सेपरेशन ऑफ नागा हिल्स एंड ट्विनसांग एरिया फ्रॉम असम। ये ध्यान रखेंगे। और नागालैंड बन गया 16वां राज्य। अच्छा मैं मेंशन शायद करना भूल गया हूं, वहां गुजरात वाली स्लाइड पे चलूंगा। क्या गुजरात 16वां राज्य बन गया भारत का? सॉरी, 15वां बन गया, माफी चाहेंगे। 15वां राज्य बन गया। 14 तो थे ही। 15वां राज्य हमारे पास तैयार है। गुजरात पे 15वां हो गया, और नागालैंड पे हम कह सकते हैं दिस इज द 16th स्टेट ऑफ इंडिया। क्यों बता रहा हूं, कभी कभार सीधा पूछ लेता है जी 16वां राज्य कौन सा था, तो पता होना चाहिए। जी हाँ, 15 बिल्कुल सही। नोटेड। तो इंसांग एरिया और नागा हिल वाले पोर्शन को इससे अलग करा गया, और उसके बाद क्या है जी, ये एक नया राज्य बन गया। एक्चुअली 1961 से ये सेपरेशन चालू हो गया था, बट स्टिल वो असम के गवर्नर के ही कंट्रोल में था। तो प्रॉपर जो ये सेपरेशन हुआ है 1963 में ही हुआ है। 61 से चालू हो गया था वैसे। आ जाते हैं जी 66 पे। 1966। पंजाब पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, तो पंजाब से बन गया हरियाणा, चंडीगढ़ और एचपी का कुछ हिस्सा। लिखता हूं मैं आपके लिए। पंजाब से बन गया पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ और सम एरियाज गिवन टू एचपी। जगह का नाम है टिन्नी जी। समझ पा रहे हैं कि अगर ये पंजाब है और यहां पर एचपी है, तो क्या करा जी, पहले तो इसे यहां से तोड़ के हरियाणा बना दिया। यहां पर जो है एक चंडीगढ़ नाम की जगह बना दी, चंडीगढ़। ये पंजाब छोड़ दिया, और कुछ हिस्सा पंजाब का जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो केंद्र शासित प्रदेश था उसमें ऐड कर दिया। ठीक है। तो इसके अंदर अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि हरियाणा जो है बन गया 17वां राज्य, और चंडीगढ़ आ गई हमारे पास एक और यूनियन टेरिटरी, पहले नहीं थी अब आ गई। एचपी ध्यान रखेंगे ये अभी भी यूटी ही है। स्टिल आ यूटी। स्टिल आ यूटी का मतलब नई यूटी नहीं है, 56 1 नवंबर से ही यूटी चल रही है। ठीक है जी, नोट कर रहे हैं आप लोग। चलो इसके बाद 1971 यूटी ऑफ एचपी बिकेम स्टेट ऑफ एचपी। अच्छा, जो बच्चे इस कोर्स को दूसरी बार या मल्टीपल टाइम्स पहले भी लगा चुके हैं, उन वो उम्मीद कर रहा हूं बिना अपने नोट्स को देखे आंसर कर पा रहे होंगे,
क्योंकि आप क्लास में हैं तो आपका एक टेस्ट टाइप होना चाहिए कि अगला सर क्या लिखेंगे देखते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को ना, मतलब बिल्कुल अपने को कॉपी पेस्ट वाला दिमाग नहीं रखना, थोड़ा सा लोड डालना है दिमाग पे रियलिटी चेक करने के लिए, कि आपको पता है कि भाई चलो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सर अभी जो है ये पूरा चैप्टर कराएंगे, तो क्या करो फटाफट से पन्ने पलट के देख के उसे याद करो और सोचो कि चलो मैं गेस करूंगा, कमेंट में नहीं ऑब्वियसली, खुद कि गेस करूंगा कि अच्छा अगला क्या होगा, अच्छा 19वां क्या होगा। तो ये थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट बनी रहेगी तो आपको फायदा रहेगा लंबे समय में। ये हो गया जी 18वां राज्य। अब ये यूटी नहीं है, अब ये यूटी नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1972 मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और यूटी ऑफ मिजोरम एंड आंध्र, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। ये सब क्रिएट हो गया। अब दोस्तों मणिपुर तो हम पे पहले ही था, स्लाइड दिखा दूंगा चिंता मत करो। मणिपुर त्रिपुरा तो पहले ही था, फिर ये बन गया राज्य, ये बन गया स्टेट, ये भी बन गया स्टेट और ये भी बन गया स्टेट, यानी यूटी से बन गए स्टेट। 19th स्टेट, 20th स्टेट एंड 21st स्टेट। और साथ में बन गया यूटी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। क्लास भारी है दोस्तों, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, बट क्या कर सकते हैं, कभी तो पढ़ना ही है, इसलिए अमेंडमेंट वाला पोर्शन अभी नहीं पढ़ा रहा। ये सब असम से बने हैं, फ्रॉम असम, मतलब ऑब्वियसली मणिपुर त्रिपुरा तो पहले से ही थे, मेघालय मिजोरम ये वाले हिस्से असम से बने हैं। मतलब ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट में जो बना है असम से बना है, ऐसे ध्यान रख लेना, जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। 1975 में सिक्किम became 22nd state of India, 36th Amendment Act of 1975। हर जगह अमेंडमेंट नहीं लिख रहा हूं, आपने नोटिस करा होगा यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है। ये सब अमेंडमेंट्स आगे चल के आपको वैसे मैं पढ़ाऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाली क्लास में हम ये सब चीज पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बस वो लिख रहा हूँ जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे डेटा जो है कवर करा दूंगा मैं अमेंडमेंट्स वाली क्लास में, उस फाइल में सब कुछ एडेड है। क्लास की ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे करीब करीब। 12 बजे से पहले तो नहीं ही होगी एंड, 12 बजे के बाद जैसा आप लोगों की स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, 72 वाली बात हो गई, 75 वाली बात हो गई। अब आ जाते हैं हम मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के पास। 1987 नोट करिए। इसका लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया, मैंने आपको बस ये बताया है कि जो मणिपुर यूटी था नेहा, वो बन गया एक स्टेट, त्रिपुरा एक यूटी था बन गया एक स्टेट। अब क्या हुआ, दो नए इलाके क्रिएट हो गए जिसमें से एक मेघालय नाम का राज्य बना और एक जो है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नाम का केंद्र शासित प्रदेश बना। अब 87 में क्या हुआ, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा था वो भी अलग अलग राज्य बन गए। मिजोरम भी एक राज्य बन गया, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य बन गया, और गोवा जो था दोस्तों वो भी एक राज्य बन गया। ये 25वां बना तो ये 24वां और ये 23वां। स्टेट स्टेट स्टेट। ठीक है, ठीक है जी राहुल जी, ये लिखवाऊंगा आगे चल के। देखिए क्या है ना, बहुत सारा डेटा भरना एजुकेटर के लिए आसान होता है, मतलब हमें क्या ही करना है, हम भर देंगे, है ना। बच्चों के लिए याद करना दिक्कत वाला काम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसे अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे लिखवा दूंगा, कुछ चीजें अमेंडमेंट वाली फाइल में ऐड करके दे रखी है, जिससे कि पार्ट्स में आपको चीजें याद हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ये भी देखना कितना प्रैक्टिकल है। तो अगर आपका जैसे कुछ चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मेशन का डेट,
है ना, कि मान लेते हैं कोई 87 में बना है तो कौन सी डेट को बना है, या कोई 63 में बना है कौन सी डेट को बना है। अब देखिए डेटा भरने में मेरा क्या ही जाता है, बट प्रैक्टिकली चलना है अपने को। वो डेटा आप चाहें तो खुद भी ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको हर एक राज्य के आगे फॉर्मेशन डेट लिखनी है, आ जाएगा। या फिर ये है कि जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है वो तो मैं करा ही दूंगा। अगर ये डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखना चाहें वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, सिंपली लिख के छाप सकते हैं। सन 2000 एमपी से बन गया छत्तीसगढ़, फ्रॉम एमपी। एमपी टूटा, बन गया छत्तीसगढ़, 26वां राज्य। 27th स्टेट बन गया उत्तराखंड, ये बना था यूपी से। और झारखंड बन गया फ्रॉम बिहार, 28th स्टेट। और उसके बाद दोस्तों 2014 में बन गया तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, 29th स्टेट। नोट करिए। कर लिया जी नोट, तो मैं आगे चलूं। इसके बाद दोस्तों 2014 के बाद 2019 में जम्मू कश्मीर टूटा है। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से बना है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख, जिसमें लद्दाख में डाला गया है कारगिल और लेह और बाकी सब यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों 2020 में यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड यूटी ऑफ दमन एंड दीव combined to form UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and दमन एंड दिउ। ये एक नाम हो गया जी, और ये दूसरा नाम। दोस्तों स्टेट्स तो बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए कि 29वां बना था आपका ये तेलंगाना, और उसमें से एक हट गया, तो आज कितने हमारे राज्य हैं? 28। यानी भारत में एज ऑफ नाउ 28 राज्य आपको देखने को मिलते हैं। यूटीज पे भी फोकस करते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिए। लद्दाख के आगे लिखा है कारगिल और लेह। जम्मू कश्मीर में जितने भी हिस्से थे उसमें से कारगिल और लेह को रखा गया लद्दाख में, और बाकी को जम्मू कश्मीर में रखा गया। नोटेड। ठीक है।
देखिए स्टेट्स का तो सिंपल ही हो गया, अपने 28 राज्य हो गए। आ जाते हैं यूटीज को, थोड़ा सा देख लेते हैं कितनी यूटीज होनी चाहिए। हमारे पास टोटल 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। अब 6 यूनियन टेरिटरीज में से ये तो आज भी है, ये भी आज भी है, ये वाली हट गई, ठीक है, ये आज भी है, ये दोनों भी हट गई। तो क्या ओरिजिनल वाली में से हम कह सकते हैं 3 बची, एक ये वाली बची, एक ये वाली बची, और इसके अलावा जो है हमारी एक ये वाली बची, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ आई? हमारे पास 3 है जो पुरानी वाली में से बची हुई। एक बार ट्रैक रखने की कोशिश करते हैं कितनी होनी चाहिए। 3 हमारे पास है, अंडमान निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप। 3 है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास 4 हो गई, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 5 हो गई। अब इस 5 में से हमें पता है कि गोवा हट गया, लेकिन फिर भी दमन दीव एक यूटी है। क्या समझ पा रहे हैं? दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 5 हो गई, बट हमें पता है ये दोनों आज कंबाइन हो गए, तो क्या 4 बची? आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैं आज के काउंट पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ। ओरिजिनली हमारे पास थी, यहाँ पर आप देखेंगे 6, उसमें से 3 है, बाकी 3 हमें पता लग गया हट गई, 3 बची। अगले पेज पे आए, यहाँ पर हमारे पास 4 हो गई, यहाँ पर हमारे पास 5 हो गई। अब हमें पता है जी गोवा तो हट गया, और दमन दीव जो है दादरा नागर हवेली में मिल गई, तो 4 बची। 4 तक आप पहुंचे, आगे आ जाइए। एक पुडुचेरी ऐड हो गई, 5 हो गई हमारे पास। उसके बाद नागालैंड हटा दो, चंडीगढ़ मिलाकर 6 हो गई हमारे पास, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पर 7 हो गई, बट हमें पता है ये दोनों हट गई, ये भी कुछ नहीं है। 6 है हमारे पास अभी तक, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 नई ऐड हो गई, ये वाली। तो क्या हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हो गई? इसे हमने ऑलरेडी गिन लिया है, ठीक है। आप सबको समझ आया कि 8 यूटीज हमारे पास क्यों है, मैंने आपको गिनवा दी। अब देखिए ये सब मैं लिखवाऊंगा नहीं कि भाई 28 राज्यों के नाम, उसकी कैपिटल, ये सब फर्जीपना, टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी। ये सब तो इजीली अवेलेबल ही है, और मतलब इसमें क्या ही मैं आपको लिखवा दूंगा कि दिल्ली की कैपिटल दिल्ली और यूपी की कैपिटल ये है, ये सब मतलब टाइम खराब वाली बातें हैं। स्टिल मैंने आपको गिनवा दिया है कि 8 यूटीज कैसे आए हैं, ठीक है जी। चलें आगे। अब मैं आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ नाम बदले हैं, जैसे मैसूर कर्नाटक हो गया, मद्रास तमिलनाडु हो गया, कब हो गया ये भी लिखवा देता हूँ। चेंज ऑफ नेम्स। सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस को 1950 में कहा गया उत्तर प्रदेश। कई बार तो आप लोगों को लगता ही होगा ना कि सर ने कुछ ऐसा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पढ़ा दिया, समझ नहीं आ रहा, कुछ फालतू भी नहीं लग रहा, और कोर्स भी इतना लंबा चौड़ा हो गया, समझ नहीं आ रहा खेला हुआ क्या है। अभी तक एक लाइन ऐसी भी नहीं आई पूरे कोर्स में जो लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है एसएससी के, बट पता नहीं कहाँ से इतने पेज भर गए, पता नहीं कहाँ से इतने सेशन हो गए कि 20वें सेशन पे हैं हम लोग। एक्चुअल सिलेबस यही है। ये लैकेडेव, मिनी कॉय और अमिन दीवी जो है, इसका नाम 1973 में बदला गया और लक्षद्वीप रख दिया गया। 5वें नंबर पे दिल्ली का नाम बदला गया 1992 में, 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के तहत। एनसीटी ऑफ डी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। शिवाजी एजुकेटर्स के लिए आसान है, बिकॉज हमें मल्टीपल टाइम्स यही पढ़ना है। जैसे मैंने मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सालों से सॉल्व नहीं करे, रीजनिंग बहुत सालों से नहीं पढ़ी, इंग्लिश बहुत सालों से नहीं पढ़ी। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कैलेंडर में कौन सा दिन कब आएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता V1+ING क्या है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कब विल लगेगा कब शैल लगेगा, जहां मन करे लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत पैसा है। वो वाला सीन है, क्योंकि हम लोगों को पेपर नहीं देने आपके वाले, आपको क्या है अपना सब कुछ पढ़ना है। इस वजह से जीके को आप कम समय दे पाते हैं और आपको मुश्किल लगता है। हम लोगों के लिए चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमें रिपीटिशन वाले जोन में रहना है। चलिए आगे, उत्तरांचल पौंडीचेरी भी लिखवा देता हूँ, उड़ीसा वाला भी लिखवा देता हूँ एक। उत्तरांचल, उत्तराखंड, 2006, 2006 में ही 1 अक्टूबर को पौंडीचेरी बना था। पौंडीचेरी से, उड़ीसा से
पोल्यूशन। ऐसे तो 3-4 बार देखिए, अच्छा देखा वो काम चल जाता है। हाँ मेरा भी, जब मैं ईयरफोन लगा के अरिजीत सिंह जी के गाने गाता हूँ तो मुझे भी लगता है मैं ऑलमोस्ट अरिजीत सिंह जी जैसा ही गाता हूँ। वो बात अलग है, बीच में जब किसी की कॉल आ जाए और वो चुप हो जाए अरिजीत साहब, तो थोड़ा सा फर्क महसूस हो जाता है। नहीं ये तो देखिए हंसी मजाक की बात है। ऑन अ सीरियस नोट, वही है कि आपके पास समय कम है, कंटेंट ज्यादा है, इस वजह से आप लोगों को तकलीफ है। अगर आप भी मेरी तरह बार बार ये सब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, आपके लिए भी ईजी है, कुछ नहीं है, सब आसान है। अब ये सब नाम तो नहीं लिखवाने कि सर 28 राज्यों के नाम लिखवाओ, सर उनकी कैपिटल लिखवाओ, सर 8 यूटीज के नाम लिखवाओ, हमें तभी विश्वास होगा। पिछले कोर्स में क्योंकि बच्चों ने डिमांड करी थी तो मैंने लिखवा दिए थे, ये सब तो ना लिखवाऊं। कम से कम 15 मिनट आपके उसमें निकल जाएंगे बिना बात। सारे गिनवा दिए हैं मैंने आपको। लैग आ रहा है, ठीक है। चलें जी आगे। यहाँ तक क्या बल्ले बल्ले है, सब चीज़ें ठीक हैं, आपकी तबीयत, आप होश में हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, और एक ऐसे टॉपिक की बात कर लेते हैं जो थोड़ा छोटा है और इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको यहाँ पर जो है लिखवा देता हूँ, क्या आप तैयार हैं? लिखवाया जाए, शुरू करी जाए कहानी। लैग आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, 2 मिनट ही मान लीजिए इसे। इसमें मैं पेज को रिफ्रेश भी कर लेता हूं, कुछ लोगों को शायद दिक्कत आ रही होगी। 2 मिनट का ब्रेक है आपके लिए। उसके बाद जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो चलिए 2 मिनट के बाद ही बताता हूं बिना। एक बार कंफर्म करेंगे दोस्तों, आप सबको आवाज साफ आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म करें, आप सबको आवाज साफ आ रही है तो मैं चीजों को शुरू करता हूं। चलो शुरू करते हैं जी कहानी को। प्लीज कंफर्म, आप सबको मेरी आवाज साफ आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे, आप सबको आवाज साफ आ रही है तो कहानी को आगे लेके चलते हैं। ओके। अब ठीक है जी, चलो। क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए हैं, मतलब ये मुझे खुद अपना लैपटॉप के कीबोर्ड पे टाइप करके कमेंट को पिन करना पड़ रहा है, वो भी ये सब चीज़ें आपको, आपके साथ लिटरली चैट कर रहा हूँ मैं इस समय। चलिए खैर कोई नहीं, अपने को बस सॉल्यूशन निकालना है, और क्या है, आपका नुकसान ना हो बस। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, अगले टॉपिक को हम पढ़ते हैं, और टॉपिक का नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि अगर हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी 3 चीजें आती हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी गवर्नर राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद। गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव
काउंसिल। अब दोस्तों जो इसका मेंबर होगा, क्या उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, तो वो ये हो गए MLA। ऐसे ही जो इसके मेंबर होंगे उन्हें हम बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो हो गए MLC। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? अभी बैक स्लाइड कुछ भी नहीं है, ये पहली स्लाइड बनाई गई है। स्टेट लेजिस्लेचर में तीन जो हैं अलग अलग टीमें हैं। एक टीम का नाम है गवर्नर, दूसरी टीम का नाम है विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, और तीसरी टीम का नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि विधान परिषद है। ठीक है जी। लेजिस्लेटिव काउंसिल सबके पास नहीं है, सिर्फ उन्हीं राज्यों के पास है जिनके पास बहुत बड़ा एरिया है। वो लिखवा देता हूँ, 6 नाम है, अभी लिखवा देता हूँ। ओनली 6 states हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है वहां पर पूरा लिख रहा हूं, जैसे आंध्र अरुणाचल में हो सकता है, कर्नाटक केरला में हो सकता है, MH यूपी में सीधा लिख रहा हूं, आप चाहें तो इसे पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। यानी ये वो 6 राज्य हैं दोस्तों जिनके पास गवर्नर भी होगा, इनके पास MLAs भी होंगे, MLCs भी होंगे, यानी गवर्नर भी है, साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली है, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो हम कह सकते हैं कि इनके पास है बाय कैमेरल लेजिस्लेचर। समझ पा रहे हैं मेरे दिल की बातों को? क्योंकि इनके पास बाय कैमरल मतलब 2 कमरे हैं, ऐसे याद कर लो। एक कमरे का नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, दूसरे का नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। KN नहीं हितेश, KA। केरला KL है, कर्नाटक KA है। ठीक है जी, नोट करा आपने। बाकी सबके पास है यूनी कैमरल, ऑल अदर स्टेट्स। क्यों है दिव्य ज्योति? वैसे तो नहीं भी होगा तो कोई नुकसान नहीं है, स्टिल इन्होंने इसलिए रखा हुआ बिकॉज इन्हें लगता है कि इनका राज्य इतना बड़ा है पॉपुलेशन वाइज और साइज के हिसाब से कि इन्हें उसकी जरूरत है। मतलब सच में इतना सही है रीजन। आई नो इसके भी एक्सेप्शन है, आप कहेंगे सर राजस्थान कहाँ गया, आप कहेंगे सर ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, वेस्ट बंगाल के पास भी तो बहुत पॉपुलेशन, बिहार सर इतना बड़ा तो नहीं है। आई अंडरस्टैंड, इट इज मेनली बिकॉज दे वॉन्टेड, बट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बहुत बड़े राज्य हैं उनके पास LC हो सकता है। ऑल अदर स्टेट्स have unicameral legislature। लेजिस्लेचर बोले तो गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। आंसर इसका यस है टिन्नी जी, बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास बाई कैमरल है ना, सोच के देखो, हमारे पास लोकसभा राज्यसभा दोनों है। करा जी आपने नोट, तो मैं आगे चलूं। यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। दिव्य ज्योति जी ये तो बहुत आगे का सवाल हो गया, अभी तो मैं 2 का टेबल पढ़ा रहा हूँ, आप तो मुझसे 93 का टेबल सुनने लग गए। यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली: दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है एबॉलिश्ड है, फिर भी थ्योरेटिकली है, और वो यूटी भी है इसलिए लिखा जा रहा है। ये एक स्पेशल केस है दोस्तों, बिकॉज आप समझ रहे हैं ना, अभी वहां पर मतलब वो कुछ है नहीं, बट स्टिल थ्योरेटिकली इट हैज लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लिखा जा रहा है। स्टार बना के अलग से बता रहा हूँ। इसके पास 70 सीटें हैं, इसके पास 30 सीटें। GOV का मतलब गवर्नर है, सही कर आपने पूछ लिया, लिख देता हूँ गवर्नर। इसके पास 83 को ऐसे गोला मार के लिख रहा हूं, 107, इसका मतलब अगले पेज पे लिख दूंगा। एक्चुअली इस काउंट को बढ़ाया गया है, 83 से 107 करा गया है।
नोट करिए जी, चलें आगे फिर। ठीक है जी। ये 107 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ये जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 का, उससे करा गया है। ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे एरो बना के, इस पर जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये सब अभी फिक्स नहीं है बिकॉज इलेक्शन नहीं हुए हैं। प्रद्युमन जी करीब 15 मिनट और क्लास चलेगी। ब्राइटनेस को लो कर दो, एक यही रास्ता है बस, वरना मोबाइल में भी आप क्लास देख सकते हो। नोट कर लिया। एज पर जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, याद रखेंगे, नो यूनियन टेरिटरी हैज लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहीं आपके सर ने तो स्टेट्स ही पढ़ाए थे, यूटी वाला तो सर ने अपने सिलेबस में बताया ही नहीं। कहीं आप इतनी बड़ी बात बोल जाए मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे, तो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ठीक है जी। आर्टिकल 170 जो है वो बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपके पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आर्टिकल 171 जो है ये बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये बात भी टिन्नी जी सही है। ठीक है जी। 170 171 आपको पता होने चाहिए, दीज आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल 170 क्या कहता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, या सीधा ही लेजिस्लेटिव असेंबली पे आ जाते हैं ना। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता हूँ। ये आपकी लोकसभा जैसा है। अपन लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं ना अपने मोहल्ले में, कभी जब 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी एमपी में इलेक्शन हुए थे, और भी 2-3 जगह इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर अपने विधायक को चुनते हैं हम लोग। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहीं जाकर बैठते हैं लोग। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 5 साल मैक्सिमम। ध्यान रखेंगे मैक्सिमम है, वैसे फिक्स नहीं है। जब तक मेजोरिटी तब तक। गवर्नर इज ऑथोराइज्ड टू डिसॉल्व द असेंबली एट एनी टाइम। यानी गवर्नर को जब लगे ये असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये सिमिलर टू लोकसभा वाला कॉन्सेप्ट है। लोकसभा मैक्सिमम 5 साल। ठीक है। दिव्य ज्योति जी, आर यू श्योर आपने सेम सही जगह एंटर दबाया है? कोई व्हाट्सएप के ग्रुप की जगह तो यहाँ नहीं एंटर दब गया? नोट करिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपको बताया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। इट इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, नोट करिए राहुल। अब ये मत कहना ये सब ट्रिक है। ये फर्जी बना है, ये क्या ट्रिक हुई है अगर है भी तो? परमानेंट हाउस है, सेम राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट है। 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। each members continue for 6 years। अच्छा, मतलब मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ और उसके लिए मजाक करता हूँ। और कुछ लोग तो पढ़ाई को ही मजाक बना के रख चुके। जब मैं ऐसी ऐसी ट्रिक सुनता लगता है क्या है ये, इंस्पेक्टर तैयार कर रही है, क्या तैयार कर रही है। वो बच्चे भी खुश हैं, मजे आ रहे हैं उन्हें, फुल एंजॉय चल रहा है।
ये मंत्रालय में जाके बैठेंगे, इनसे कोई पूछेगा। अच्छा दिव्य ज्योति जी, आपके बारे में सच में बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट वाज नॉट अ ट्रिक, वो एक सिंपल मैसेज था। बट बहुत बार बच्चे पता नहीं क्या क्या ट्रिक बना के लाते हैं, अजीबो गरीब सी। मतलब मंत्रालय में बैठे हैं और बस। बेटा तुमने ऐसी कौन सी मेहनत करी, कोई जूनियर ही आके पूछेगा मोहल्ले का, अरे भैया भैया बताओ। अरे नहीं नहीं दसाई, बिल्कुल भी नहीं। आई रिपीट दिव्य ज्योति जी, इट वॉज नॉट अबाउट योर कॉमेंट, इट इज अ जनरल थिंग। क्योंकि अगर आप लोग सच में ही उतने लेवल की ट्रिक से पढ़ने वाले होते तो 20वीं क्लास में पॉलिटी के ना बैठे होते। पॉलिटी 20 क्लासों में नहीं, 20 मिनट में खत्म हो जाती है आजकल। 20 मिनट में पॉलिटी खत्म। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं जी। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, 60 से 500 हो सकती है, ध्यान रखेंगे। जिसमें मिनिमम 60 हो गया और मैक्सिमम 500 हो गया। ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं बिकॉज पेपर सीधा पूछता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। यूपी में मतलब प्रैक्टिकली मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है 403। और सिक्किम में ऑब्वियसली ये 60 के एक्सेप्शंस हैं। जैसे सिक्किम में आप देखोगे 32 है यहाँ की मिनिमम। तो ऐसे 3 4 5 राज्यों के मैं आपको बताऊंगा। 7 दिन में इंस्पेक्टर क्या मैं 7 घंटे में बना दूं? सोने से पहले 50 यूट्यूब शॉर्ट्स देखो इंस्पेक्टर के, देखो। आधे घंटे में नींद, और अगले 6.5 घंटे के लिए इंस्पेक्टर। देखिए मिनिमम हो गई 60 थ्योरेटिकली एज पर दी आर्टिकल्स, ठीक है, और मैक्सिमम हो गई 500। और प्रैक्टिकली ये तो रेंज है कि मैक्सिमम आप यहां तक जा सकते हैं, ठीक है। और जो आपको संविधान अलाउ करता है। यूपी की वैसे 403 है और सिक्किम जो है उसकी 32 है। गोवा वगैरह सबके लिखवाऊंगा, चिंता ना करें। चलें आगे। और सपने भी एकदम बढ़िया आएंगे, हर तरीके का इंस्पेक्टर एक साथ बना दूंगा। तुम ऐसी जीएसटी और इनकम टैक्स की बात करते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इमेजिन करोगे खुद को वर्दी में और चोर को पकड़ते हुए, तीनों तरीके के इंस्पेक्टर बन जाओगे। और बताओ और क्या चाहिए। भाई इनकम टैक्स वाले पे यूनिफॉर्म नहीं है, जीएसटी वाले से यूनिफॉर्म ले ली। और नॉर्मल इंस्पेक्टर की पावर चाहिए चोर को पकड़ने की, वो उनसे ले ली। अपना सपना है, सपने में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को क्या पता। ठीक है जी। देखिए जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पूरा आपको लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट बताई जाएगी, ठीक है। अभी जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो है कि इनकी मिनिमम सीट्स क्या है। जैसे थ्योरेटिकली 60 है ना मिनिमम, बट इस 60 के लिए भी क्योंकि कई राज्य ऐसे जो बहुत ही छोटे हैं, तो उनकी सीटें 60 से भी कम है, वो मैंने आपके लिए अलग से लिख दी है। लिख लिया जी। चलें आगे। क्लास ये भी थोड़ी लंबी जाएगी, बर्दाश्त करना, आप ही की भलाई की बात है। आपको ये सब वैल्यूज याद रखनी है कोशिश करके। मैं जानता हूँ सारी शायद याद ना हो पाए, फिर भी जितनी हो पाए कर लेना। याद रखेंगे नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस बाय गवर्नर कितना है जी? 0। अभी डिसकंटिन्यू हो गया ना, याद है? तो लिख देता हूँ, एक पे टिक मत कराना, नंबर कट जाएंगे। 0 अब नहीं है, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है।
by governor in legislative assembly. चलें जी आगे. Nomination of Anglo-Indians by governor in legislative assembly is zero because this has been discontinued now. Composition of legislative council. मेंस में बनेंगे यहाँ से सवाल अगर बनेंगे तो, क्योंकि प्री के हिसाब से तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है ये सब लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला. स्टिल एक आध सवाल आ चुका है, पीसीएस में तो बहुत आते हैं, एसएससी भी एक दो बार पूछ चुका है. मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ एलए ऑफ दैट स्टेट, और मिनिमम होने चाहिए 40. अब सोच के देखो, कोई ऐसा राज्य है जिसके पास एलए में ही सीट है 70 या 90 मान लो, तो क्या उसकी एलसी में सीट 30 होगी? बट ये वाला क्लॉज फुलफिल ही नहीं होगा यहाँ पर. तो इसका मतलब जिसकी 90 सीटें हैं वो बेचारा चाह कर भी एलसी बना ही नहीं सकता. ये वन ऑफ द रीजन है वाई ऑल द स्टेट्स डू नॉट हैव एलसी. बिकॉज जैसे दिल्ली है, दिल्ली की 70 सीटें, एक तिहाई करोगे तो कुछ भी नहीं आया, 24 से भी कम आ गया, 23 आ गया, तो वो मिनिमम से भी कम है, तो इसका मतलब दिल्ली के पास एलसी नहीं हो सकती. ठीक है, करीब 10 मिनट और चलेगी क्लास, तो फोकस बनाए रखिएगा. तो सीट्स भी बता ही देता हूं लेजिस्लेटिव काउंसिल की. आंध्र प्रदेश 58, बिहार 75, कर्नाटक की भी 75. ये रिपीट कर देता हूं, जो काटा वाला कॉन्सेप्ट है. मान लेते हैं जी आप एक राज्य पकड़ लो जिसके पास 51 सीट्स हैं एलए में. तो अगर आप एलसी निकालने जाते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें हो सकती है? 17, एक तिहाई. उस राज्य की जो एलए की सीट है उसका एक तिहाई, ज्यादा से ज्यादा 17 हो सकती है, मैक्स है. बट मिनिमम 40 होनी चाहिए, तो बेचारा कहां से बना पाएगा? 40 जो है, इससे बड़ा नंबर आना चाहिए ना एक तिहाई निकाल के. जैसे देखो यहां पर कितनी है, 175 होती है आंध्र प्रदेश पे, इसका एक तिहाई निकालो, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है. जैसे यहां पर 224 है, यहां पर 243 है, यहां पर 288 है जो महाराष्ट्र की है. तो उसे आप जब भाग करोगे तो वो नंबर जो है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है. जैसे यूपी की 403 है, लेकिन यहां पर जो है 100 है. ये है एलसी की सीट्स, ये है एलए की सीट्स. वो मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि उसका बस एक तिहाई करो और बात खत्म, ऐसा नहीं है. जैसे यहां पर देखो 40 आ गई, तो कॉन्सेप्चुअली एक तिहाई करोगे तो 40 से थोड़ा छोटा नंबर आ रहा है, बट यहां पे भी स्टिल एग्जिस्ट करती है वो. टिन्नी जी, एलए की सीट्स काफी सारी मैं आपको याद, जैसे ये लिखवा रहा हूँ ये वाली याद कर लेना, बाकी प्रोवाइड करूंगा. ठीक है. जो थक गए हैं उनका फेवरेट यूट्यूब शॉर्ट्स की एक लाइन उन्हें बता देता हूँ. रखो सलाह कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है ना? दिन भर सुनते हो ना ये सब चीजें. बंदेया ओ बंदेया, पढ़ ले रे पतिया, इस फोन को कर दे बंदेया. ये याद रखना, कम से कम इन 6 की तो याद कर ही लेना. नोटेड. बस 5 मिनट और है क्लास, चिंता मत करो. यस दिव्य ज्योति जी, आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी का भी रिकॉर्डेड कोर्स. मिनिमम एज एमएलए के लिए है 25. सेम वही अपना लोकसभा राज्यसभा वाला है. सीधी बात कर रहा हूं जी, घुमा फिरा के नहीं. ओथ गवर्नर, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, जब तक सांसें हैं तब तक. चलें जी आगे.
शॉर्ट्स यूपीएससी, अरे शौक बड़ी चीज है। अरे करनी तो इन्हें यूपीएससी की तैयारी ही है। वो तो ये बैकअप बना रहे हैं एसएससी को। अब पता लगा है जो बैकअप है ये इतना भारी भरकम इन्होंने उठा लिया है। जैसे दंगल में नहीं था वो, जो सबसे पहली कुश्ती में वो जो है उनकी बेटी जो है सबसे मुश्किल वाले से लड़ती है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा मुश्किल वाले से नहीं, सबसे पहले जो पहले दूसरे से लड़ लेते हैं, अब जो है उससे ही नहीं जीत पा रहे। तो अभी यूपीएससी को जरा लोगों ने रखा हुआ है प्लान में। अभी जरा एसएससी से हाथापाई चल रही है। चलें आगे। क्वालिफिकेशन। सिटीजन ओथ लेनी होगी। वही ये सब ओथ वाला पॉइंट लिखवा चुका हूं मैं पहले। तीसरा एज। समझ गए ना कैसे लिखा है मैंने? बहुत शॉर्ट में लिखा है। एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओथ लेनी होगी, किसके सामने लेनी होगी? पिछली क्लास के नोट्स चेक करिए, 2 क्लास पुराने। और एक सिटीजन होना चाहिए। क्या एक एमएलए एमएलसी डिस्क्वालीफाई हो सकता है? यस। किन केसेस में हो सकता है? अगले पेज पे देखना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इफ हैज अनसाउंड माइंड। ये वही इनसेनिटी वाला क्लॉज ऐड करा गया है। तीसरा इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया कोई हो जाए तो। और चौथा नॉट आज सिटीजन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई प्रूफ कर दे कि ये नागरिक ही नहीं है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल बनने से। ठीक है जी। अब बस आप जो सोच रहे हैं वही सत्य है। आप भी अंदर आपके गाना चल रहा होगा मेरे लिए कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, कि बस क्लास एंड हो गई। अभी तो पूरे सुर चाहिए, चाह रहे हैं कि अगली लाइन भी सिर्फ सुर में बना दो। रात के 12:15 बज रहे, 2 घंटे हो गए कंटेंट पढ़ाते हुए, और इन्हें जो है बिल्कुल जो है अंतरा भी एकदम बढ़िया चाहिए। चलो क्लास ओवर हो गई है, भागो आराम से रेस्ट करो। कल की क्लास से पहले यहाँ तक का पोर्शन याद करके आइएगा, ठीक है? क्योंकि समय के साथ चीज़ें मुश्किल होती चलेंगी और यहाँ तक का पोर्शन रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? हैविंग एन अनसाउंड माइंड का मतलब दूसरे का है कि उनका दिमाग जो है सही नहीं है। तीसरे नंबर पे इंसॉल्वेंट का मतलब वो दिवालिया है, यानी जेब से वो बहुत बड़े कर्जदार हो चुके हैं कि वो कर्जा नहीं उतार सकते, ठीक है जी? अब जो है यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड होती है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास को लगाने के लिए, सीखने के लिए, और स्पेशली ये जो सिचुएशन अभी चल रही है आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है उसके बाद भी अच्छे से मैनेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ डाउट्स में 1-2 क्लासेस नहीं ले पा रहा, बट आई होप आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि आप ही के लिए करा जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 1.25 घंटे में छोड़ रहा हूँ और मैं फिर भी डाउट्स नहीं ले रहा। मैं 2 घंटे से भी ऊपर ही जा रहा हूँ हर क्लास में, बट क्या करूँ, कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी उसी को देनी पड़ रही है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए अपना। अगला टॉपिक क्या होगा मैं कल ही आपको बताता हूँ सिमरदीप, जहाँ तक अमेंडमेंट ही उठाऊंगा मैं। स्टिल एक बार कल मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं अपने पास एक लिस्ट और सीक्वेंस सब बना के रखता हूँ। एक प्रॉपर रजिस्टर है मेरे पास। जब भी मैं कोर्स बनाता हूँ तो पहले 1-2 दिन उसमें बैठ के प्लानिंग होती है और देख लूंगा उसमें कौन कौन से छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं। वैसे आई थिंक अमेंडमेंट्स वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली। स्टिल आई टेल यू अबाउट दिस इन द अपकमिंग क्लास। कल आपकी क्लास है, कल शाम को क्लास नहीं है 8 बजे वाली, क्योंकि मुझे थोड़ा शाम को मार्केट वगैरह का काम है, ठीक है? और कल एक्चुअली परसों 26 जनवरी है ना, तो जो बेटा है मेरा कबीर उसके लिए मार्केट जाना है, वही पेरेंटिंग का पार्ट है अभी। तो उस वजह से शाम को 8 बजे वाली क्लास ना लेके वो मैं 26 जनवरी शाम को ले लूंगा। रात को 10 बजे तक मैं फ्री हो ही जाता हूँ, तो 10 से 12 वाली आपकी क्लास ले लूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें।